अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरमीडिएट यूवीआइटिस। पहले हमने अक्यूट आयरिडोसाइक्लाइटिस डिस्कस किया, देन क्रोनिक आयरिडोसाइक्लाइटिस। अब आता है नेक्स्ट इंटरमीडिएट यूवीआइटिस। इसकी डेफिनेशन है कि यानी हमारा जो पार्स प्लाना होता है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाए पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सीलियरी बॉडी की और विट्रस बेस की। ठीक है, इनकी इन्फ्लामेशन को हम इंटरमीडिएट यूवीआइटिस कहेंगे, या हम कह सकते हैं कि इट इज़ द ओक्यूलर इन्फ्लामेशन विच इन्वॉल्व द एंटीरियर विट्रस। ठीक है, एंटीरियर विट्रस को इन्वॉल्व कर रही है, विट्रस बेस को जो कि सीलियरी बॉडी को ओवरलाई कर रहा है, और पेरिफेरल रिटाइना को, ठीक है, उस विट्रस बेस को इन्वॉल्व करेगा। इस पूरे को हम कहते हैं पार्स प्लाना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। Ocular inflammation which involve the anterior vitreous base overlying the ciliary body and peripheral retina which is a pars plana complex। तो अब ये तकरीबन 10% जो सारे केसेस हैं ना यूवीआइटिस के, और 20% जो पीडियाट्रिक यूवीआइटिस है वो इसी वजह से होता है, इंटरमीडिएट यूवीआइटिस होता है। ठीक है, ये इडियोपैथिकली भी हो सकता है या फिर ये किसी वेरियस कंडीशन के साथ भी एसोसिएट हो सकता है, लाइक पेशेंट को सार्कोइडोसिस होगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पेरिफेरल टॉक्सोप्लाज्मोसिस और ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ये एक बायलेटरल होता है 80% ऑफ केसेस में, लेकिन ऑफन ये एसिमेट्रिक होगा, ज़्यादातर एसिमेट्रिक होता है। ठीक है, लेकिन 80% केसेस में बायलेटरली होगा। तो सबसे पहले इसमें पार्स प्लेनाइटिस याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है इंटरमीडिएट यूआइटिस की। ठीक है, और ये तकरीबन 5 से 40 साल की उम्र के दरमियान होता है, 5 से 40। इसकी क्या वजूहत है, एटियोलॉजी क्या है? 50% केसेस में इडियोपैथिक होता है या फिर किसी सिस्टेमिक डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है, लाइक सार्कोइडोसिस, साइफिलिस एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। अब ये पार्स प्लेनाइटिस में क्लिनिकल फीचर क्या मिलेंगे? सिम्टम में ये इंसीडियस ऑनसेट के फ्लोटर्स होंगे, अचानक से जो है वो फ्लोटर्स जो है वो क्रॉनिकली, लेकिन इन्हें सटल वे फ्लोटर्स पेशेंट्स को डेवलप हो जाएंगे। मेन एंड कॉमन प्रेजेंटेशन यही होती है। ब्लड विजन होगा पेशेंट का, और उसका जो है रिड्यूस विजन हो जाएगा लेट। कोई भी पेन या इसमें रेडनेस हमें नहीं मिलती जिस तरह हमें आयरिडोसाइक्लाइटिस में मिल रही थी, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगी। तो साइंस जब हम देखेंगे इस तरह के पेशेंट्स में, इसकी बात कर रहे हैं ना, पार्स प्लेना की इन्फ्लामेशन है, पार्स प्लेनाइटिस। तो इसमें प्लिकेटा एंटीरियर पार्ट है, तो पहला हम पार्स प्लेना पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें साइन क्या मिलेंगे हम, जब हम इस पेशेंट का एंटीरियर चैम्बर जो है उस वो देखेंगे, उसमें हमें मिल भी सकते हैं या नहीं भी मिल सकते फ्यू सेल्स और स्कैटर्ड केरेटिक पर्सिपिटेट्स, हो भी सकते हैं नहीं भी। विट्रस जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें उसमें विट्राइटिस यानी विट्रस की इन्फ्लामेशन मिलेगी। तो यानी कि इन्फ्लामेटरी सेल्स प्रीडोमिनेंटली जो विट्रस का एंटीरियर पार्ट होता है वहाँ पे हमें यूनिवर्सल फाइंडिंग मिलती है। ठीक है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द विट्रस में वो है यूनिवर्सल फाइंडिंग विट्रस कंडेंसेशंस एंड हेज में, अगर इन द सीवियर केसेस वहाँ पे हेजी सा हमें नज़र आएगा सीवियर वाले केसेस में। इसके अलावा आपने याद रखना है कि स्नोबॉल और वाइटिश फोकल कलेक्शंस। ठीक है, तो इस फिगर में भी देखें साथ साथ, तो ये स्नोबॉल्स जो हैं ये वाइटिश फोकल कलेक्शंस होती हैं इन्फ्लामेटरी सेल्स की ही और एक्सुडेट की, जो कि ज़्यादातर मोस्ट कॉमन हमें इन्फीरियर पेरिफेरल विट्रस में मिलती है। इन्फीरियर पेरिफेरल विट्रस में ये स्नो बॉल्स मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा स्नो बेकिंग, ये देखिए स्नो बैंकिंग जो है ये कैरेक्टराइज होता है कि इसमें ना ग्रे वाइट सा एक्सुडेटिव प्लैक एक्यूमुलेट कर जाता है, जो कि किसी भी या सारे क्वाड्रेंट्स में हो जाएगा, लेकिन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपने याद रखना है कि इन्फीरियर जो पार्ट्स प्लेना है उसमें हमें ये एक्यूमुलेशन मिलती है। ठीक है, ग्रे वाइट एक्सुडेटिव प्लैक की इन्फीरियर पार्ट्स प्लेना में ये को रिलेट करती है विद द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़ प्रोसेस, कितना सिवियर डिजीज़ प्रोसेस हुआ है वो इससे हमें आइडिया मिलेगा। तीसरा, हमें साइंस में जो है रेटाइना जब हम देखेंगे ना पेशेंट की, तो उसमें पेरीफ्लेबाइटिस हो जाएगा विथ वीनस शीथिंग इज कॉमन। ठीक है, ये असल में एक फॉर्म होती है वास्कुलाइटिस की पेरिफेरल रेटाइनल वास्कुलेचर में। ठीक है, तो ये जो है हमें इसमें मिलेगी, और साथ में जो है ना इसमें वीनस शीथिंग भी कॉमन है। और ऑप्टिक डिस्क जब हम देखेंगे रेटाइना में, तो वो भी हमें उसकी स्वेलिंग जो है यंग पेशेंट में मोस्ट कॉमनली मिलती है। ठीक है, पार्स प्लेनाइटिस हम पढ़ रहे हैं उसमें। तो अब पार्स प्लेनाइटिस की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपने याद रखनी है कि इसमें सिस्टोइड मैक्युलर इडीमा जो है ना वो मेन कॉज बनता है विजुअल लॉस का। ठीक है, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, CME जो हम रेटाइना वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये आपने याद रखना है कि ये रेटाइना में क्या होता है कि मैक्यूला स्वॉलन हो जाता है और टाइनी से ब्लिस्टर्स बन जाते हैं फ्लूइड फिल्ड फॉर्म के, जो कि सिस्ट की तरह के ही हमें लगते हैं। इसको हम कहते हैं सिस्टोइड मैक्यूलर इडीमा। ठीक है, ज़्यादातर कैटरेक्ट सर्जरी की वजह से और डायबिटीज़ की वजह से बनता है, फ्लूइड वहाँ पे बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, तो इसमें विजन वगैरह भी ब्लरी हो जाता है। तो ये इसमें बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है इस पार्स प्लेनाइटिस का, और इसकी वजह से विजुअल लॉस होगा। रेटाइनल न्यूवास्कुलराइजेशन भी हो जाती है रेटाइना में।
ये आपने आया ना पेरिफेरी रेटिना में होगी वैस्कुलराइजेशन, तो उससे विट्रस हेमरेज हो सकता है। ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट भी कॉम्प्लिकेशन है, उसको प्रेशर देगी, ट्रैक्शन होगी। ये डिफरेंट टाइप्स होती है रेटिनल डिटैचमेंट की, वो भी हम फर्दर उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके अलावा ये वाली टाइप होगी इसमें। और कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट हो सकता है, सेकेंडरी ग्लोकोमा हो सकता है पार्स प्लेनाइटिस में, और बैंड कैरोटोपैथी क्रोनिक वाले केसेस में होगी। कैसे हम डायग्नोस करेंगे पार्स प्लेनाइटिस से? अच्छा, तो हम कैसे डायग्नोस करेंगे पार्स प्लेनाइटिस वाले केस को? तो इसकी डायग्नोसिस क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे एक तो बेस्ड है, जो हमने सारी यहाँ पे डिस्कस की, साइंस जो हमें मिल रहे हैं। इसके अलावा लैब वर्क रिक्वायर्ड होता है ताकि हम बाकी कॉजेज़ को ऑफ द इंटरमीडिएट यूवेइटिस को एक्सक्लूड करें। ठीक है, और भी तो कॉज होते हैं ना इंटरमीडिएट यूवेइटिस के, तो सार्कोइडोसिस को और साइफिलिस वगैरह जैसे हैं उनको हमने एक्सक्लूड करने के लिए हम कुछ लैब टेस्ट करेंगे। प्रोग्नोसिस और कोर्स क्या होता है इसका? तकरीबन 10% जो केसेस हैं उनकी सेल्फ लिमिटिंग बिनाइन कोर्स होता है। 30% में स्मॉल्डरिंग कोर्स होता है जिसमें रेमिशंस भी होती हैं और एग्जेबरेशंस भी हो सकती हैं, जबकि 60% में प्रोलॉन्ग कोर्स होता है एग्जेबरेशंस के साथ। ये पार्स प्लेनाइटिस जो है ये एक्टिव रहती है बहुत सालों तक, और ये डॉक्यूमेंट हुई है कि ये 30 सालों से ज़्यादा तक लास्ट करती है ये कंडीशन। ठीक है, अब लास्ट में ट्रीटमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट में हमने इस इन्फ्लामेशन को सही करना है। कैसे? टॉपिकली हम स्टेरॉइड्स देंगे, लेकिन याद रखिएगा टॉपिकल स्टेरॉइड्स का लिमिटेड रोल है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिकल स्टेरॉइड हमारे पोस्टीरियर सेगमेंट तक हाई कंसंट्रेशन में रीच नहीं कर पाते, तो इसलिए इनका रोल लिमिटेड है। तो मेडिकली हम फिर क्या करेंगे कि पेरी ओक्यूलर स्टेरॉइड इंजेक्शन, स्टेरॉइड का इंजेक्शन जो होता है ना, पोस्टीरियर सबटेनन इंजेक्शन जो लगाया जाता है, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, 2 से 4 हफ्तों तक चल जाता है। ठीक है, पेन वगैरह को सबसाइड करने के लिए। इंट्राविट्रियल ट्राइएमसिनोलोन का इंजेक्शन भी अल्टरनेटिव है, इसी पेरीओक्यूलर इंजेक्शन की बजाय हम ये भी लगा सकते हैं सिवियर रिफ्रैक्टरी केसेस में। नंबर 4, सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स जो है ना ये स्टार्ट किए जा सकते हैं जब लोकल थेरेपी अगर इफेक्टिव नहीं है तो। और सिस्टेमिक हम इम्यूनोसप्रेशन भी कर सकते हैं, एज़ाथायोप्रीन जो है वो हम दे सकते हैं, यूज़फुल रहता है स्पेशली बायोलेटरल वाले केसेस में। और इंट्राविट्रियल एंटी वास्कुलर एंड एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो है उसका एंटाई जो है ट्रीटमेंट, ये भी रेटाइनल न्यूवास्कुलराइजेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है ताकि वो ग्रोथ ना हो, ब्लड वेसल्स ना बने, वरना विट्रस हेमरेज हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो मेडिकल के बाद अब सर्जिकल ट्रीटमेंट है कि हमारे पास जो पेरिफेरल रेटाइना है उसको हम एब्लेट करते हैं। कैसे? एक तो हम क्रायोथेरेपी करते हैं पार्स प्लेना में, और रेटाइनल पेरिफेरी की भी क्रायोथेरेपी कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव है। अगर इन्फ्लामेशन जो है वो स्टेरॉयड से भी रेजिस्टेंट हो गई है इसलिए तो हम ये क्रायोथेरेपी करेंगे। आजकल जो है ये यूज़ की जाती है रेयरली, क्योंकि इसमें फ़र्दर इन्फ्लामेशन इंड्यूस करने का भी कंसर्न है, इसलिए हम रेयरली यूज़ करते हैं। दूसरा, हम एब्लेट कर सकते हैं लेज़र फोटो कोएगुलेशन के थ्रू। ये याद रखिएगा यूज़फुल होता है आइज़ में जिनमें रेटाइनल पेरिफेरल न्यूवास्कुलराइजेशन हो गई है, ताकि हम विट्रस में हेमरेज को प्रिवेंट करें तो हम लेज़र फोटो कोएगुलेशन करेंगे। और तीसरा, हम पार्स प्लेना विट्रेक्टोमी भी करते हैं। ये यूज़फुल है उन केसेस में जिनको बहुत ही सीवियर किस्म का विजुअल लॉस हो गया है, सिग्निफिकेंट विट्रस ओपेसिटीज़ हो गई हैं, उनकी वजह से विजुअल लॉस हुआ है, और विट्रस हेमरेज की वजह से अगर विजुअल लॉस हुआ है उनका, तो हम उनकी पास प्लेनर विट्रेक्टोमी करेंगे। विट्रेक्टोमी ने फ़ायदा दिया है इन रिड्यूसिंग द सिस्टोइड मैक्युलर इडीमा, इससे भी इसने बचा दिया है। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे इंटरमीडिएट यूवेइटिस कंप्लीट हुई जिसमें हमने डिटेल में पार्स प्लेनाइटिस को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक विच इज़ द पोस्टीरियर यूवेइटिस, जिसको हम कोरोइडाइटिस भी कहते हैं। पोस्टीरियर यूवेइटिस की डेफिनेशन क्या है कि ये इन्फ्लामेशन है कोरोइड की, जो ऑलमोस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व करेगी एडजॉइनिंग रेटिना को भी, और उसके नतीजे में लेजन हो जाएगी जिसको हम कोरियो रेटिनाइटिस कह रहे हैं। ठीक है, रेटिना कोरोइड की इन्फ्लामेशन रेटिना को भी इन्वॉल्व करिए तो कोरियो रेटिनाइटिस। क्यों हो रहा है? एटियोलॉजी क्या है? इन्फेक्टिव कॉजेज है, नॉन इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव में वही बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। नॉन इन्फेक्टिव में सार्कोइडोसिस और कोलेजन वास्कुलर डिजीज़, और कुछ अननोन कॉजेज भी होते हैं। तो क्लिनिकली अब क्या पेशेंट प्रेजेंट करेगा इसमें पोस्टीरियर यूवेइटिस में? सिम्टम्स में उसका ग्रेजुअली, लेकिन ये भी पेन लेस कंडीशन है। ठीक है, ग्रेजुअल पेन लेस विजुअल लॉस होगा, विजन उसका कम हो जाएगा क्योंकि इसमें साथ में इन्फ्लामेटरी विट्रस हेज़ हो रहा है। ठीक है, हेज़ ही हो रहा है उसमें पीछे विट्रस, और रेटिना भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए विजन उसका कम होता जाएगा। ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली और पेन लेस। फ्लोटर्स आपने याद रखने हैं कि जो कि ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो आँख के सामने मूव करते हुए उसको नज़र आएंगे। ये बहुत ही कॉमन कंप्लेन होती है पेशेंट को कि उसको मक्खियाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है, और ये क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्जुडेटिव क्लम्प्स बन जाते हैं विट्रस के अंदर, प्रोटीन्स जो है ना वो क्लम्प कर जाता है, एक्जुडेटिव क्लम्प बन जाते हैं, तो उसकी वजह से फ्लोटर्स बनते हैं।
एंड नंबर 4 मेटामॉर्फोजिया। मेटामॉर्फोजिया यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो है ना पेशेंट को डिस्टॉर्टेड से नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि ना उनमें उसकी जो रेटाइनल कंटूर है वो भी अल्टर हो गया है पेशेंट का, तो उसकी वजह से रेज्ड कोरोइडल पैचेस की, क्योंकि कोरोइड के रेज्ड कोरोइडल पैचेस बन गए हैं तो इसलिए उसकी रेटाइना का भी जो कंटूर है वो भी ख़राब हो गया, स्मूथ नहीं रही रेटाइना। तो मेटामॉर्फोजिया यानी इसको ऑब्जेक्ट्स डिस्टॉर्टेड नज़र आएंगे, विजन उसका सही परसीव नहीं हो पा रहा। इसके अलावा पेशेंट को माइक्रोप्सिया होगा, यानी उसको चीज़ें छोटी छोटी नज़र आएंगी बनस्बत कि वो जितनी हैं उससे छोटी। क्यों? क्योंकि उसका विजुअल रिसेप्टर्स भी आपस में सेपरेट हो गए हैं, तो माइक्रोप्सिया हो रहा है। मैक्रोप्सिया भी हो रहा है, यानी उसको चीज़ें बड़ी भी नज़र आ रही हैं बनस्बत जितनी वो असल में है। क्यों? क्योंकि उसकी रॉड्स और कॉन्स आपस में क्राउड हो गई हैं, एक दूसरे के ऊपर क्राउडिंग हो गई है, तो मैक्रोप्सिया हो रहा है। कॉजेज़ पता होने चाहिए क्यों माइक्रोप्सिया और क्यों मैक्रोप्सिया हो रहा है। फोटोप्सिया याद रखिएगा कि उसको फ्लैशेस ऑफ लाइट नज़र आ रहे हैं क्योंकि उसकी रॉड्स एंड कॉन्स की इरिटेशन हो रही है, तो फोटोप्सिया हो रहा है। पॉजिटिव स्कोटोमा यानी एक फिक्स्ड स्पॉट होता है विजन फील्ड में, फील्ड ऑफ विजन में उसको एक फिक्स्ड सा एक स्पॉट नज़र आएगा जो कि कॉरेस्पॉन्ड करता है लेजन को, यानी इस साइड पे ही उसको लेजन है, उसको हम पॉजिटिव स्कोटोमा कहेंगे। साइंस हमें क्या मिलेंगे? साइंस जो है वो वेरिएबल होते हैं और कॉजेटिव एजेंट पे डिपेंड करते हैं जो उसका कॉज बना है, ठीक है, इन्फेक्टिव के अलग नॉन इन्फेक्टिव के अलग। ट्रीट कैसे करना है हमने? तो हम नॉन स्पेसिफिक थेरेपी में स्टेरॉइड्स दे सकते हैं और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, जबकि स्पेसिफिक वाला ट्रीटमेंट जाहिर सी बात है अंडरलाइंग कॉज पे ही डिपेंड करता है। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा अब टॉपिक है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। डेफिनेशन क्या है इसकी? ये असल में एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो हम पढ़ते आए हैं कि ये टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी की वजह से होता है, जो एक सिंगल सेल ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर प्रोटोजोन पैरासाइट है, ठीक है, सिंगल सेल्ड होता है, तो उसकी वजह से टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है। ये बहुत ही कॉमन कॉज बनता है रेटाइनोकोरियोडाइटिस का, दोनों एडल्ट्स में भी बच्चों में भी पूरी दुनिया में ये होता है, ठीक है, रेटाइनोकोरियोडाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज। पैरासाइट जो है 3 फॉर्म्स में होता है, आपने याद रखना है। इसका एक ऊसिस्ट या स्पोरोसिस्ट होता है जिसमें स्पोरोजाइट्स होते हैं, और ये जो बिल्ली होती है उसके इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में ये स्पोरोजाइट्स जो हैं ऊसिस्ट या स्पोरोसिस्ट के फॉर्म में बैठे होते हैं, ठीक है, रिजाइड करते हैं उसकी इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में। दूसरी इस पैरासाइट की टिश्यू सिस्ट फॉर्म होती है, तो इसमें जो है ब्रेडीजोइड्स आ जाते हैं। टिश्यू सिस्ट जो है उनमें ब्रेडीजोइड्स होंगे जो कि एक इन्फेक्टिव फॉर्म है और मोस्ट कॉमनली ये ब्रेन, आई, हार्ट और स्केलेटल मसल और लिम्फ नोड्स के अंदर डेवलप करता है, ठीक है। तीसरी इसमें टैकीजोइड्स होते हैं यानी ट्रोफोजोइड्स जिसको हम कहते हैं, ये इसकी प्रोलिफरेटिंग एक्टिव फॉर्म होती है जो कि टिश्यू की डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इन्फ्लामेशन भी यही टैकीजोइड्स करवाते हैं। अब 2 होस्ट होते हैं, आपने याद रखना है। डेफिनेटिव होस्ट जो है टॉक्सोप्लाज्मोसिस में बिल्ली होती है जो ऊसिस्ट को अपनी फीसिस में एक्सक्रीट करेगी और पानी को, सब्जियों को, सॉइल को कंटेमिनेट कर देगी। इंटरमीडिएट होस्ट हम जैसा ह्यूमन है और लाइव स्टॉक। कैसे ट्रांसमिशन होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जब हम पानी पीते हैं, फ्रूट खाते हैं या वेजिटेबल्स जो उस ऊसिस्ट के साथ कंटेमिनेट हुई हुई हैं, ठीक है, जब हमने खा ली, अंडर कुक जब इंजेस्ट कर लिया हमने इन्फेक्टेड मीट या अंडर कुक मीट जिसमें टॉक्सोप्लाज्मा कैट की ब्रेडीजोइड्स मौजूद थी, ठीक है, या ऊसिस्ट या ब्रेडीजोइड्स हमने खा ली। इसके अलावा इन्फेंट्स भी जो है इन्फेक्ट हो सकते हैं जब वो मट्टी खाते हैं, ठीक है, डर्ट खाते हैं ना, पीका, तो उसमें अगर ऊसिस्ट हुई तो इन्फेंट्स भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। नंबर 4 ट्रांसप्लेसेंटल स्प्रेड भी हो सकता है पैरासाइट टैकीजोइड्स का प्लेसेंटा के थ्रू। अब टैकीजोइड्स ट्रांसमिट होती हैं फीटस की तरफ जब प्रेग्नेंट वुमेन अगर इन्फेक्टेड है। अब डिजीज़ जो है प्राइमरीली जाके आपने याद रखना है ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, ब्रेन को और रेटाइना को, मसल को भी अफेक्ट करती है जिसमें हार्ट और इसके अलावा लिम्फ नोड्स को। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्लिनिकली फॉलोइंग फॉर्म्स में होती है। एक इसमें कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है, दूसरी एक्वायर्ड टॉक्सोप्लाज्मोसिस डिनोवो फोकाई, और तीसरी रिकरेंट टॉक्सोप्लाज्मोसिस रिटाइनोकोरियोडाइटिस। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये ज़्यादा कॉमन है बनस्पत एक्वायर्ड फॉर्म के। ये आपने याद रखना है कि ट्रांसप्लेसेंटा के थ्रू जाहिर सी बात है एक्वायर होगी फीटस के अंदर फ्रॉम द मदर जिसको अक्यूट इन्फेक्शन हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान, तो कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस बच्चे को हो जाएगा। इसके फीचर जो है ना स्टेज ऑफ इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करते हैं, किस स्टेज पे फीटस को ये हुआ, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर में सिस्टेमिकली उसको बच्चे को कन्वर्जेंस होंगी, इंट्राक्रेनियल हमें कैल्सिफिकेशंस मिलेंगी ब्रेन में, और हाइड्रोसेफेलस होगा। ऑक्यूलर में आपने याद रखना है रेटाइनोकोरियोडाइटिस हमें कॉम्प्लिकेशन मिलेंगी, यानी रेटिनाइटिस, रेटाइना की इन्फ्लामेशन जो साथ में कोरियोडाइटिस के साथ भी एसोसिएटेड होगा और एंटीरियर यूवियाइटिस के साथ भी जो हम डिस्कस करके आए हैं।
तो अब ये रेटाइनोकोरियोडाइटिस 2 स्टेजेस में होता है। पहले इसका एक एक्टिव स्टेज होता है, दूसरा इनएक्टिव स्टेज। एक्टिव स्टेज में आपने याद रखना है जो टिपिकल लेजन है वो एक नेक्रोटिक सा ग्रेन्युलोमेटस रेटाइनोकोरियोडाइटिस हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव एरिया जो है ना रेटाइनल इन्फ्लामेशन का वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, थिकन्ड हो जाएगा और क्रीम कलर का हो जाएगा, आपने याद रखना है। और वो वायराइटिस के ऊपर होगा, ओवरलाइंग द वायराइटिस, यानी नीचे विट्रस की जो है नीचे इन्फ्लामेशन हो रही है और उसके ऊपर जो है ना ओवरलाई कर रहा है ये क्रीम कलर का थिकन्ड सी रेटाइना की इन्फ्लामेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्टिव एरिया। तो ये एरिया जो है ना एडजेसेंट हो सकता है किसी ओल्ड स्कार के, तो इसलिए हम इसको सो कॉल्ड सैटेलाइट लेशन कहते हैं। तो जो सैटेलाइट लेजन है उसके साथ साथ ये हो सकता है एक्टिव स्टेज। दूसरा इसमें ओक्यूलर में आपने याद रखना है रेटाइनोकोरियोडाइटिस में इनएक्टिव स्टेज होता है। मोस्ट जो इन्फेंट्स होते हैं ना वो इनएक्टिव डिजीज़ के साथ पैदा होते हैं, जिसमें क्या होता है कि बायलेटरल दोनों साइड्स पे उसको हील्ड पंच्ड आउट हेविली पिगमेंटेड कोरियोरेटाइनल स्कार हमें मिलेगा मैक्यूलर एरिया के अंदर। ये फिगर देखिए, इसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस का इनएक्टिव लेजन दिखाया गया है। ये इसके पंच्ड आउट से बॉर्डर है, ये कोरियोरेटाइनल स्कार है और यहाँ पे पिगमेंटेशन हो गई है। तो इनएक्टिव स्टेज में यही पिक्चर होती है, दोनों बायलेटरली हमें हील्ड पंच्ड आउट हेविली पिगमेंटेड कोरियोरेटाइनल ये स्कार मैक्यूला के अंदर मिलता है इनएक्टिव स्टेज में, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बाद दूसरी हमारे हमने का एक्वायर्ड टॉक्सोप्लाज्मोसिस होती है। ये इन्फेंसी के दौरान के बाद जो है ना टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अच्छा याद रखिएगा कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है ना इन्फेंसी के बाद जो है जो हो रहा था वो कंसीडर हुआ था कि एक्सक्लूसिवली ये कंजेनाइटल वाले की ही रीएक्टिवेशन हो गई है उस डिज़ीज़ की, तो उसको हम कंसीडर करते थे कि ये मतलब उसी की रीएक्टिवेशन हुई है जो इन्फेंसी के बाद हो रही है। तो एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन है अब लेकिन थॉट हुए हैं कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ ओक्यूलर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी। तीसरे हमने कहा रिकरेंट टॉक्सोप्लाज्मोसिस होती है, रेटाइनोकोरियोडाइटिस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रेटाइनोकोरियोडाइटिस रिकरेंट वाली। तो इसके पैथोजेनेसिस इस तरह है कि पैरासाइट्स जो फीटस तक रीच कर गए ना प्लेसेंटा के थ्रू, वो जाके उसके ब्रेन और रेटाइना को इन्वॉल्व करेंगे, वहाँ पे एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन को एक्साइट करेंगे। अफेक्टेड जो एक्टिव रेटाइनल लेजन है विथ विच द फीटस इज़ बॉर्न, जिसके साथ वो बच्चा एक्टिव लेजन के साथ रेटाइना में बॉर्न हुआ है, तो वहाँ पे पैरासाइट जो है इनसिस्टेड रहेगा, सिस्ट के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में वहीं पे रहेगा। अब तकरीबन 10 से 40 सालों के बाद क्या होगा कि ये रेटाइनल सिस्ट जो है ये रप्चर करेगी और रिलीज़ कर देगी, तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ पैरासाइट्स इसमें से रिलीज़ होंगे, जो कि डायरेक्टली जाके फ्रेश लेजन जो होती है फोकल नेक्रोटाइजिंग, यानी ये जो रिलीज़ हुए हैं ना पैरासाइट्स, ये जाके डायरेक्टली इन्वेजन कर देंगे और क्या करवाएंगे, कॉज करवाएंगे एक फ्रेश लेजन ऑफ फोकल नेक्रोटाइजिंग रेटाइनोकोरियोडाइटिस, बिल्कुल एडजेसेंट टू द एज ऑफ द ओल्ड इनएक्टिव पिगमेंटेड स्कार। पहला वाला जो ओल्ड और इनएक्टिव था ना, जो 10 से 40 साल पहले जो पैदा हुआ था बच्चा, तब वो जो इनएक्टिव स्कार बना है, उसी के साथ ये वाला नया फोकल नेक्रोटाइजिंग रेटियोकोरियोडाइटिस जो है स्कार बनेगा, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन आयरिस के अंदर कोरोइड में और रेटाइनल वेसल्स में ये एक्साइट होगी क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ है, उसकी वजह से इन सारी जगह पे आयरिस कोरोइड रेटाइनल वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ये पूरी हो गई पैथोजेनेसिस रिकरेंट टॉक्सोप्लाज्मोसिस की, जो 10 से 40 सालों के बाद दोबारा रीएक्टिवेट हो रहा है। अब आते हैं इस क्लिनिकल फीचर्स पे। तो रिकरेंट वाले में आपने याद रखना है टॉक्सोप्लाज्मिक रेटाइनोकोरियोडाइटिस बहुत ही कॉमन होता है बनस्पत डिनोवो फोकाई डिजीज़ के, जो एक्वायर हो रही है उसकी निस्बत ये रिकरेंट ज़्यादा कॉमन है। इसके सिम्टम एक तो इसकी लेजन की लोकेशन पे डिपेंड करते हैं। फ्रीक्वेंटली इसमें क्या होता है, एक साइड का यानी यूनिलेटरल अक्यूट या सब अक्यूट फ्लोटर्स का ऑनसेट हो जाएगा, मक्खियाँ नज़र आएंगी उसको आँख में पेशेंट को, ठीक है, अक्यूट या सब अक्यूट। ब्लरी सा हेजी सा विजन हो जाएगा और साथ में उसको फोटोफोबिया भी होगा। ये भी इसका आपने याद रखना है, सिम्टम पेशेंट इस कंप्लेंट्स के साथ आएगा। साइंस हमें क्या मिलेंगे, पेशेंट में वाइट आई मिलेगी हमें, माइल्ड या मॉडरेट नॉन ग्रेन्युलोमेटस एंटीरियर यूवियाइटिस होगा, नॉन ग्रेन्युलोमेटस, और कैरेटिक परसिपिटेट्स भी हमें मिलेंगे, सेल्स भी हमें मिलेंगे एंटीरियर चैम्बर में, और फ्लेयर भी मिलेगा, ठीक है, फ्लेयर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लाइट रिफ्लेक्स। और इसके अलावा वायराइटिस यानी कि विट्रस की इन्फ्लामेशन जो है बहुत सिवियर हो सकती है, इवन उसको विजुअलाइजेशन को भी इम्पेयर कर सकती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा सिवियर विट्राइटिस हो सकता है और इम्पेयर कर देगा विजुअलाइजेशन फंडस की, यानी कि हमें फंडस नज़र नहीं आ पाएगा
उसकी विजुअलाइजेशन इम्पेयर हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा विट्रस की इन्फ्लामेशन हो गई। आल्दो इन्फ्लामेटरी फोकस जो है वो विजिबल होगा जस्ट लाइक द हेडलाइट इन द फॉग अपीयरेंस। ये देखिए फिगर इसमें दिखाया गया है विट्राइटिस जो कि एक फॉगी अपीयरेंस दिखा रहा है रेटाइना की। रेटाइना सही से नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, बिल्कुल एक हेडलाइट की तरह नज़र आ रहा है जो हमें फॉग में नज़र आता है सर्दियों में। तो इसके अलावा रेटाइना जब हम देखेंगे तो वो हमें फोकल वाइट रेटिनाइटिस लेजन शो करेगा, वाइट सी, ठीक है, फोकल typically characterized by retinitis appearing as whitish yellow, slightly raised area of infiltration with overlying vitreous inflammation adjacent to the pigmented chorioretinal scar satellite lesion। यानी ये फिगर भी देखें, यहाँ पे एक्टिव लेजन है जबकि ये ओल्ड कोरियोरेटाइनल स्कार्स हैं, ठीक है। तो हमें रेटिनाइटिस किस तरह नज़र आएगा कि वाइटिश सा येलो स्लाइटली रेज्ड एरिया होगा इन्फिल्ट्रेशन का जो विट्रस इन्फ्लामेशन के ऊपर है, और बिल्कुल साथ है इस पिगमेंटेड कोरियोरेटाइनल स्कार के बिल्कुल साथ ये एक्टिव लेजन नज़र आएगी, ठीक है। और इसके अलावा कह रहा है कि डिनोवो जो फोकाए होते हैं ना वो एसोसिएटेड नहीं होते विथ ओल्ड स्कार। उसमें हमें जाहिर सी बात है पहला 10 से 40 साल पहले कोई ऐसा केस नहीं हुआ कि जिसकी वजह से रेमिशन हुई है। डिनोवो वाला तो अभी हुआ है ना, तो उसमें हमें कोई ओल्ड स्कार नहीं मिलेगा। और मल्टीपल लेजन्स होती हैं डिनोवो वाले में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली। इम्यूनो कॉम्पिटेंट वाले लोगों में देखिए रेटाइनल लेजन्स हमें एक्वायर्ड टॉक्सोप्लाज्मोसिस डिनोवो फोकाई नज़र आ रहे हैं, मल्टीपल लेजन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपने याद रखना है कि पोस्टीरियर पोल में होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पोस्टीरियर पोल में। रेटाइनल वेसल्स की अगर बात करें इन द विसिनिटी ऑफ एक्टिव लेजन तो वो हमें पेरीवास्कुलाइटिस शो करेंगी, उनकी भी इन्फ्लामेशन। विजुअल लॉस हो रहा है क्योंकि मैक्यूला इन्वॉल्व हो रहा है और सेकेंडरी ऑप्टिक नर्व हेड की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है सेकेंडरी, तो इसीलिए पेशेंट का विजुअल लॉस हो रहा है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी हो गए इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स। डायग्नोसिस हमने कैसे करनी है, क्लिनिकली हम बनाते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस की डायग्नोसिस, लेकिन एक्सपोजर किसी पैरासाइट के साथ हमने कैसे कंफर्म करना है, सीरोलॉजिक टेस्ट के थ्रू। हमने एंटी टॉक्सोप्लाज्मा स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज़ हैं वो डिटेक्ट करनी है, जिसमें आपने याद रखना है कि आईजीजी एंटीबॉडीज़ जो है ज़्यादातर अपीयर करती हैं 1 से 2 हफ्तों के अंदर ऑफ द एक्विजिशन ऑफ इन्फेक्शन। जैसे इन्फेक्शन हुआ उसके 1 से 2 हफ्तों के अंदर हमें आईजीजी एंटीबॉडीज़ मिलेंगी जो कि 1 से 2 महीनों के अंदर पीक कर जाएंगी, ठीक है, पीक करेंगी और फिर डिक्लाइन कर जाएंगी वेरियस रेट पे, यूजुअली पूरी ज़िंदगी फिर ये परसिस्ट करेंगी आईजीजी। दूसरा आईजीएम की अगर हम बात करें ना तो वो अर्लियर अपीयर करेंगी, पहले आईजीएम अपीयर करेंगी और फिर वो जल्दी डिक्लाइन कर जाएंगी रैपिडली बनस्पत आईजीजी के, यानी आईजीएम जल्दी जो है वो डिक्लाइन करेगी बनस्पत आईजीजी के। तो आईजीएम एंटीबॉडीज़ यूजुअली मीन दैट इन्फेक्शन हैज़ बीन एक्वायर्ड विद द लास्ट ईयर। आईजीएम का मतलब ही ये होता है कि इन्फेक्शन जो है वो एक्वायर हुआ है विद इन द लास्ट ईयर, और ये हमें हेल्प करता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द अक्यूट यानी न्यूली एक्वायर्ड और क्रोनिक इन्फेक्शन, यानी अभी अभी इन्फेक्शन हुआ है तभी आईजीएम मिल रही है तो इससे हमें अक्यूट का पता चलेगा, या ये नहीं मिल रही तो यानी इन्फेक्शन क्रोनिक है। दूसरा हम सीरोलॉजिक के अलावा अपने आज में पीसीआर करते हैं, ये हाईली सेंसिटिव टेस्ट होता है, ये टॉक्सोप्लाज्मिन्स को जो है टॉक्सोप्लाज्मा का जो डीएनए है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम पीसीआर करते हैं, दोनों एक्वस ह्यूमर का भी करेंगे और विट्रस फ्लूइड का भी पीसीआर। ट्रीटमेंट क्या है, ये डिजीज़ एक तो सेल्फ लिमिटिंग कोर्स रखती है लेकिन एम ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि हमने ड्यूरेशन को भी और सीवियरिटी ऑफ अक्यूट इन्फ्लामेशन को कम करना है। परमानेंट विजुअल लॉस हो जाए, बिल्कुल ही परमानेंटली विजन लॉस हो जाए, इसका जो रिस्क है वो हो रहा है क्योंकि इसमें मैक्यूला इन्वॉल्व हो रही है। और इसके अलावा रिकरेंस का रिस्क जो है इसको भी हमने कम करना है, ठीक है, विजुअल लॉस, रिकरेंस और अक्यूट इन्फ्लामेशन की ड्यूरेशन एंड सिवियरिटी को कम करना है। इंडिकेशन क्या है ट्रीटमेंट में, एक तो हमने जो लेजन है वो इन्वॉल्व कर रही है डिस्क को, मैक्यूला को या पेपिलो मैक्यूलर बंडल को, तो हम ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, डिस्क, मैक्यूला, पेपिलो मैक्यूलर बंडल। या लेजन हमारी किसी मेजर वेसल को खतरा दे रही है, थ्रेटन कर रही है, तो हमने ट्रीटमेंट देना होगा। बहुत ज़्यादा मार्क्ड विट्राइटिस हो गया है, विट्रस की इन्फ्लामेशन हो गई है, और इसके अलावा अगर कोई भी लेजन हमें ऐसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में मिल रही है तो हम इंडिकेशन है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। अब एक्टिव जो लेजन होती है टॉक्सोप्लाज्मोसिस की उसको कैसे ट्रीट करना है वो समझ लें। एक्टिव वाली को टॉपिकली स्टेरॉइड्स देंगे, सिस्टेमिकली स्टेरॉइड्स यूज़ करेंगे तब जब स्पेसिफिक एंटी टॉक्सोप्लाज्मिक एजेंट्स के साथ, ठीक है, स्पेसिफिक एजेंट्स के साथ हम सिस्टेमिक स्टेरॉइड देंगे। तो प्रेडनिसोलोन 1 मिलीग्राम पर केजी हम इनिशियली देते हैं, फिर उसको टैपर करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल रिस्पॉन्स। पायरीमिथामीन आपने याद रखना है जिसको हम डाराप्रिम कहते हैं, इसका लोडिंग डोज होता है 75 to 100 मिलीग्राम। ये 1 से 2 दिनों तक हम देंगे और उसके बाद जो है हम 25 to 50 मिलीग्राम डेली देंगे 4 हफ्तों तक इन कॉम्बिनेशन विथ ओरल फोलिनिक एसिड।
तो इनका डोज एक तो, और इसके अलावा ये ड्रग का नाम जो है पायरीमिथामिन यानी जो डायराप्रिम के नाम से आती है, तो ये हम ओरल फोलिनिक एसिड के साथ देंगे। इसके अलावा सल्फाडायाजीन 1 ग्राम सल्फाडायाजीन 4 टाइम्स पर डे देना होता है 3 से 4 हफ्तों तक, यूजुअली पायरीमिथामिन के साथ। क्लासिक या ट्रिपल थेरेपी, ये आपने याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है प्रेडनिसोलोन का, पायरीमिथामिन और सल्फाडायाजीन। इसने क्लासिक ट्रिपल थेरेपी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो किया है। कोट्राइमोक्साजोल, जिसमें ट्राइमेथोप्रिम 160 मिलीग्राम और सल्फमेथोक्साजोल 800 मिलीग्राम, ये हम फार्मा में डिस्कस करके आए हैं। कोट्राइमोक्साजोल तो ये ट्वाइस डेली दोनों देना होता है प्रेडनिसोलोन के साथ। ये बेटर टॉलरेट होता है, लेकिन याद रखिएगा ये इतना इफेक्टिव नहीं है बनिस्बत इस क्लासिक थेरेपी के। एंड लास्ट में है क्लिंडामाइसिन 300 मिलीग्राम, हम 4 बार देते हैं डेली। ट्रिपल थेरेपी के साथ ही ऐड करेंगे, या फिर ये हम पायरेमिथामिन के बजाय जो है हम क्लिंडामाइसिन ऐड कर सकते हैं उस ट्रिपल थेरेपी में, तो ये भी इसमें ट्रीटमेंट हो सकता है। दैट्स इट, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ हमारा टॉपिक टोक्सोप्लाज्मोसिस। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक इस चैप्टर का, विच इज़ द ट्यूबरक्यूलस यूवियाइटिस। तो डेफिनेशन क्या है, ट्यूबरक्यूलोसिस हमने पढ़ा हुआ है कि एक स्लोली प्रोग्रेसिव क्रोनिक ग्रैन्युलोमेटस इन्फेक्शन होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से होता है, जो कि एक एसिड फास्ट स्टेनिंग ऑब्लिगेट एरोबिक बेसिलाई है। ठीक है, तो ट्यूबरक्यूलोसिस प्राइमरीली तो पल्मोनरी डिजीज़ है, लंग्स को अफेक्ट करती है, लेकिन ये स्प्रेड भी कर सकती है बाकी ऑर्गन्स में फॉलोइंग रूट्स के थ्रू। एक तो ब्लड यानी हेमेटोजेनेसिस स्प्रेड के थ्रू, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉर्म है ये ओक्यूलर इन्वॉल्वमेंट का। ठीक है, हेमेटोजेनेसिस स्प्रेड जो हमारे पल्मोनरी फोकस से या एक्स्ट्रा पल्मोनरी फोकस से होता है, स्प्रेड होगा। दूसरा, डायरेक्ट ओक्यूलर इन्फेक्शन भी हो सकता है किसी एक्सोजीनस सोर्स के थ्रू, यानी हमारी आईलिड लिड का या फिर कंजक्टिवा का डायरेक्टली किसी पैथोजन के साथ कांटेक्ट हो जाए, या फिर इवन हाइपर सेंसिटिविटी इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन हो जाए स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई में जब ट्यूबरक्यूलस एंटीजेंस के साथ एक्सपोजर हो। इवन ओक्यूलर इन्वॉल्वमेंट कॉमनली बिना किसी क्लिनिकली ओवर्ट सिस्टमिक डिजीज़ के भी हो सकती है। तो इन सारी वजूहत की वजह से ट्यूबरक्यूलस यूवियाइटिस हो सकता है। तो इंट्रा ओक्यूलर लेजन्स जो है आपने याद रखना है कि ट्यूबरक्यूलर जो यूवियाइटिस है ये एक तो प्रेजेंट करेगा एंटीरियर, इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर यूवियाइटिस, रेटिनाइटिस, एंडोफ्थल्माइटिस, पैन यूवियाइटिस। ये सारी इंट्रा ओक्यूलर लेजन्स जो है इस ट्यूबरक्यूलर यूवियाइटिस में हो रही हैं, जो हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये एंटीरियर यूवियाइटिस करवा रहा है, बहुत ही कॉमन है टिपिकली क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस एंटीरियर यूवियाइटिस मटन फैट केरेटिक परसिपिटेट के साथ, जो हमने डिस्कस किया। और इसमें भी हमें मटन फैट केरेटिक परसिपिटेट्स मिलते हैं। ब्रॉड बेस्ड पोस्टीरियर साइनिकी यानी एडिशन हो जाती है। आयरिस में हमें नोड्यूल्स भी मिलती हैं प्यूपिलरी मार्जिन पे। ठीक है, इसमें भी मार्जिन पे, जिसको हम कॉपी नोड्यूल्स कह रहे थे। और इसके अलावा आयरिस के सरफेस पे भी हमें नोड्यूल्स मिलेंगी, यानी बुसाका नोड्यूल्स भी मिल रही हैं। तो ये फिगर देखिए, इसमें दिखाया गया मटन फैट केरेटिक परसिपिटेट्स, ये कॉर्निया है, मार्जिन्स पे हमें कॉपी नोड्यूल्स, सरफेस ऑफ आयरिस में बुसाका नोड्यूल्स। ये हो गया एंटीरियर यूवियाइटिस। दूसरा हमने कहा कि ट्यूबरक्यूलर जो यूवियाइटिस है ये इंटरमीडिएट यूवियाइटिस के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। तो ये एक लो ग्रेड की क्रोनिक, इंटरमीडिएट है ना, लो ग्रेड की लेकिन क्रोनिक इंट्राओक्यूलर इन्फ्लामेशन होती है, जिसमें वायराइटिस यानी विट्रस की इन्फ्लामेशन भी होगी। इन्फीरियर स्नोबॉल ओपेसिटीज़ मिलेंगी, हमने डिस्कस की। स्नो बैंकिंग इसमें भी हमें मिलेगा। पेरिफेरल वास्कुलर शीटिंग हो जाएगी और ऑफन कॉम्प्लिकेट हो जाता है बाय सिस्टोइड मैक्युलर इडीमा। ये हो गया इंटरमीडिएट यूवियाइटिस। देन आता है हमारे पास, अच्छा ये फिगर रह गया जिसमें आयरिस में हमें नोड्यूल्स नज़र आ रही है और ये मटन फैट केरेटिक परसिपिटेट्स, वही एंटीरियर यूवियाइटिस की। फिर हमने इंटरमीडिएट डिस्कस किया। और देन आता है थर्ड, पोस्टीरियर यूवियाइटिस। इसकी जो लेजन है उसमें आपने याद रखना है कि कोरोइडल ट्यूबरकल बन जाता है, यानी नोड्यूल पोस्टीरियर में। तो अब ये जो कोरोइडल ट्यूबरकल्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली इंट्राओक्यूलर मैनिफेस्टेशंस होती हैं इस पोस्टीरियर यूवियाइटिस की। ठीक है, इसके अलावा ये कोरोइड ट्यूबरकल्स जो है ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं या मल्टीपल भी हो सकते हैं। इनका साइज़ 0.5 से लेकर 3.0 मिलीमीटर जितना भी हो सकता है। ट्यूबरक्यूलस बेसिलाई मल्टीप्लाई करता है और इंसाइड कर देता है लोकल इन्फ्लामेशन, जो मैनिफेस्ट करेगा इस कोरोइड ट्यूबरकल के साथ। ठीक है, ये लोकल इन्फ्लामेशन ही है जो कोरोइड ट्यूबरकल बना रही है। अब ट्यूबरकल्स जो है वो हमें छोटी सी नोड्यूल्स की तरह नज़र आएंगे, ग्रेश वाइट। ठीक है, ग्रेश वाइट से लेके येलो एलिवेटेड डोम शेप की ये लेजन्स होंगी, इनडिस्टिंक्ट बॉर्डर्स के साथ। टिपिकली आपने याद रखना है पोस्टीरियर पोल्स पे होंगी।
ठीक है। तो ये एक पोस्टीरियर यूवेटिस में एक आपने लेजन याद रखनी है, कोरोइडल ट्यूबरकल या नोड्यूल। दूसरी पोस्टीरियर यूवेटिस में होता है कोरोइडल ग्रेन्युलोमा या जिसको हम ट्यूबरक्यूलोमा कहते हैं। तो अब ये ट्यूबरक्यूलोमा 1 to 4 मिलीमीटर साइज़ का होता है, इस फिगर में भी आपको नज़र आ रहा है। वो कितने साइज़ का था, तकरीबन 0.5 से 3.0 मिलीमीटर का था, लेकिन अब ग्रेन्युलोमा जो है वो 4 से लेके 14 मिलीमीटर साइज़ का है। और ट्यूबरकल्स जो कि कॉलिसिस करेंगे या बड़े हो जाएंगे, ग्रो करेंगे लार्ज सोलिटरी मास की तरह, दैट इज़ क्लासिफाइड एज ट्यूबरक्यूलोमास विच मे बी लोकेटेड एनीवेयर इन द कोरोइड। अब ये कहीं पे भी मिल सकते हैं, वो हमें पोस्टीरियर पोल पे ज़्यादातर मिल रहे थे। अब ये मतलब उन्हीं की कॉलिसेंस की वजह से बना है। तो अब ट्यूबरकल्स और ट्यूबरक्यूलोमा इन्वॉल्व करते हैं हमारी सारी लेयर्स ऑफ कोरोइडल टिश्यू को, और ये खुद सराउंड हुए होंगे ओब्लिटरेटेड कोरोइडल ब्लड वेसल्स के साथ। ठीक है, ओब्लिटरेटेड ब्लड वेसल्स इसको सराउंड करेंगी। लेजन लिक्विफाई हो सकती है सब रेटाइनल एप्सिस के अंदर, यानी इसमें से एप्सिस बन जाएगी, और ओवरलाइंग हमारी जो पिगमेंट एपिथेलियम है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी और रिजल्ट करेगी इनटू एक्सुडेटिव रेटाइनल डिटैचमेंट। या जाहिर सी बात है, अगर लिक्विड वहाँ पे आ जाएगा तो पिगमेंट एपिथेलियम के नीचे, उसके ऊपर पिगमेंट एपिथेलियम में नीचे एप्सिस बन गई, लिक्विड बन गया सब रेटाइनल एप्सिस, तो वो एक्सुडेट बन गया और रेटाइना को डिटैच कर देगा। ठीक है, तो रेटाइनल एक्सुडेटिव रेटाइनल डिटैचमेंट हो जाएगी। तीसरा हमारे पास पोस्टीरियर यूवेटिस में क्या बनता है, डायसेमिनेटेड कोरोइडाइटिस हो जाता है। ये भी लेजन होती है। अब ये बहुत ही कॉमन प्रेजेंटेशन है डायसेमिनेटेड कोरोइडाइटिस, और ये ट्यूबरकल्स से इंडिपेंडेंट है। ये कैरेक्टराइज हुई है कि इसमें ना मल्टीपल बहुत सारे डीप डिस्क्रीट येलोविश लेजन्स हो जाती है, वही 0.5 से 3.0 मिलीमीटर डायमीटर की, और ये 5 से लेके सेवरल हंड्रेड हो सकती है नंबर में, 5 से लेके सेवरल हंड्रेड। अब इस तरह के लेजन्स को हम ट्यूबरकल्स कहते हैं, और जो कि लोकेटेड होते हैं मोस्टली पोस्टीरियर पोल में, और ये अकम्पनी होंगे, यानी इनके साथ डिस्क एडिमा भी मिलेगा हमें, रेटाइनल हेमरेज भी मिलेगी, और विट्राइटिस भी होगा पेशेंट को। तो इस फिगर में देखें तो ये ट्यूबरकुलस डायसेमिनेटेड कोरोइडाइटिस मिल रहा है, जिसमें ये ट्यूबरकल्स बन गए, जो कि ज़्यादातर याद रखिएगा पोस्टीरियर पोल पे होते हैं, और साथ में डिस्क एडिमा मिलेगा, रेटाइनल हेमरेज और विट्राइटिस यानी विट्रस की भी इन्फ्लामेशन। इसके अलावा अगली कॉम्प्लिकेशन होती है पोस्टीरियर यूवेटिस की, सर्पिजिनस कोरोइडाइटिस, सर्पिजिनियस लाइक कोरोइडाइटिस। ये क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है कोरोइड की भी और कोरियो कैपिलरीज की भी, जो कि रिकरेंट होगी। ठीक है, इन्फ्लामेशन बार बार होगी, और बिलीव हुई है कि ये इम्यूनोजेनिक है और रेयरली इन्फेक्टिव ओरिजिन की होगी। ये प्रेजेंट कर सकती है मल्टीफोकल लेजन की तरह ऑफ द कोरियोडाइटिस, जो आगे प्रोग्रेस कर रही है सर्पिजीनियस पैटर्न के अंदर, और फिर आपस में कोलिसिस कर रही है, ठीक है, बड़ी हो रही है, तो इसको हम सर्पिजीनियस लाइक कोरियोडाइटिस कह रहे हैं। अगली कॉम्प्लिकेशन हमें रेटाइनल वास्कुलाइटिस भी मिलता है। इस फिगर में देखिए रेटाइनल वास्कुलाइटिस दिखाया गया है। ये क्या होता है कि ये क्लासिकली प्रेजेंट करेगा पेरीफ्लेबाइटिस के साथ, जिसमें थिक एक्सुडेट हमें रेटाइनल वेन्स के अराउंड मिलता है, थिक एक्सुडेट, ठीक है, रेटाइनल वेन्स को सराउंड कर रहा है।